क्या करे कि उसका इंटरव्यू हो जाए, कॉन्फिडेंस चेक होता है, या मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट भी किया था अल्टीमेट, मतलब नहीं कई ऐसे आ जाते हैं कि भाई उसका इसके एरिया में पेड़ लगा है, वो उसके पत्ते मेरे में गिर जाते हैं। उन्होंने भी पहले सोचा था कि आई विल बी द वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर और मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा, जैसे आपने सोचा था कि आई विल बी अ डीसी वन डे। नहीं मेरे डोंट कंपेयर इट। बुक्स मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, नॉट इनटू दैट मच, नॉट इनटू दैट। वो आफ्टर स्टडिंग यूपीएससी बुक्स उसके बाद नहीं somehow, but I would love to। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ना एक विराट कोहली की एक स्टोरी है मेरे पास, जो मैंने पढ़ी थी, पेपर में पढ़ी थी, न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। मैं तब से, नॉट बिफोर ही बिकेम अ सुपरस्टार, तब की एक स्टोरी मुझे पता, तब से मैं ना, मेरे को बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ मैं उनसे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द आरजे टॉक शो। और आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, अ डॉक्टर टर्न्ड आईएएस ऑफिसर। और उनकी जर्नी के बारे में बहुत अच्छी बातें इस पॉडकास्ट में हमने करी हैं, फ्रॉम पब्लिक प्रेशर, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, उसके साथ साथ एक आईएएस ऑफिसर्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ साथ क्योंकि वो पंजाब काडर में हैं तो पंजाब से रिलेटेड भी काफ़ी सारे इश्यूज़ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्कशंस। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला पॉडकास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये रहा है और आप सबको बहुत इंस्पिरेशनल भी लगेगा, बिकॉज ही इज़ सच एन इंस्पिरेशनल पर्सन और बहुत अच्छी इंसाइट्स आपको इसमें मिलेंगी। तो जल्दी से जाइए, enjoy द कॉन्वर्सेशन और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मिस आउट मत करना, क्योंकि ये है ही एक अमेजिंग एपिसोड ऑल अबाउट यूपीएससी वंस अगेन, आईएएस ऑफिसर। enjoy द कॉन्वर्सेशन। सो भैया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज का जो एपिसोड है इसको हम बहुत ही रॉ एंड रियल रखने वाले हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द साइड जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, और ऐसे ही सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब होपफुली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, कि ऑडियंस को हम ये बताते हैं कि किस तरीके से एक ऐसा बच्चा जो इनिशियल लेवल से सोच रहा था कि मैं डीसी बनूंगा, एंड देन यू गेट इनटू डॉक्टर प्रोफेशन, एंड देन इधर वापस से, तो वो कैसा फेस रहा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से बताओ आप मुझे। लाइक मैं फिरोजपुर से हूँ। फिरोजपुर यहाँ पे बॉर्डर टाउन है, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग इज़ फ्रॉम फिरोजपुर, पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई है। तो हमारे वहाँ पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी सर्विस में जाते हो या कुछ इस तरह से प्रोफेशनली आप किसी चीज़ को परस्यू करते हो। स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे दिस इज अ स्टोरी कि मेरे साथ एक बार ही हमारे डीसी साहब का लड़का स्कूल में पढ़ने आया था। जैसे हम लोगों की ट्रांसफ़र होती है, राइट नाउ आई एम डीसी, तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट बेटर। तो उनके ट्रांसफ़र हुई थी डीसी साहब की, तो उनका बेटा आया था पढ़ने के लिए, हमारे स्कूल में आया, मेरी ही क्लास में आया, बाय चांस मेरे साथ ही उसको बिठाया गया, तो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो वहाँ से मैंने, वो कई बार अपने घर बुलाता था मुझे डीसी साहब के भी, आप घर आओ मिल लो, तो हम चले जाते थे। तो हमने देखा कि भाई व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर, वहाँ से हमने पहली बार देखी। तो एक बार ऐसे ही डीसी साहब को हमारे स्कूल में इनवाइट किया गया किसी फंक्शन पे, आज हम भी जाते हैं इसी तरह से। तो उन्होंने, उनसे पूछा गया, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि व्हाट इज़ एन रोल ऑफ एन ऑफिसर, एंड वो किस तरह लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं जहाँ उनकी ड्यूटी होती है। तो आई वॉज वेरी मच इम्पैक्टेड एंड यू कैन से इम्प्रेस्ड बाय द विजन, एंड जो उन्होंने बोला वहाँ पे कि कैसे आप डेली लेवल पे छोटे छोटे आपके डिसीजन जो हैं कितना ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं इफ़ टेकन करेक्टली। तो वहाँ थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ गया कि नहीं यार, मतलब अगर मौका मिलेगा तो मैं भी बड़े होकर ऑफिसर बनूंगा। या मेरे से पूछा, एक मैं 8th क्लास में टॉप किया मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से, तो मुझसे नेक्स्ट डे स्कूल ने एक मतलब प्रेस मीट करवाई, तो वहाँ पे पत्रकार ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, मैं कहा मैं बड़ा होकर डीसी बनूंगा। तो अखबार में भी आया कि बड़ा होकर डीसी बनूंगा, इस तरह से करके। फिर जब कॉलेज में गए, मैंने मेडिकल लिया था, मेडिकल कॉलेज में मैंने अपनी एडमिशन ली, डॉक्टरी की पढ़ाई करी। तो इंटर्नशिप जब तक हुई तब सोचे थे आगे क्या करना है, पीजी की तैयारी करनी है, या समबडी सजेस्टेड कि नहीं तुम्हारा जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह अच्छा है, यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भी था। थोड़ा किसी ने ऐसे बता भी दिया कि भाई नहीं तैयारी करते हैं इसकी,
तो साथ साथ मैंने तैयारी करी, साथ साथ मैंने आफ्टर MBBS आई प्रैक्टिस्ड ऑल्सो। आई प्रैक्टिस मेडिसिन फॉर 3.5 years इन गवर्नमेंट सेटअप ओनली, वहीं अपने फिरोजपुर में। और साथ साथ तैयारी करी, पहला अटैम्प्ट दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे, तो इंटरव्यू देकर आए, रैंक नहीं आया। फिर सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी फिर जब इंटरव्यू देकर आए तो somehow I got selected। तो बस इस तरह से UPSC तो उस वक्त पता नहीं था जब ये बोला था, तभी था ऑफिसर बनेंगे, DC बनेंगे, UPSC IAS बाकी जो सर्विसेज, उसका फिर जब तैयारी करी, सिलेक्शन होगी, तब पता लगा कि these are the things, this is how। मतलब रैंक कौन सा था आपका? मेरा 28 रैंक था। तो 28 रैंक के लिए तो बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ा होगा। हाउ डिड यू मैनेज कि आप एक एज अ प्रोफेशन आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और साथ साथ आप प्रिपरेशंस भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था? रैंक तो 28, मतलब यू कांट मतलब प्रैक्टिस फॉर दैट कि आपका 28 रैंक आ जाएगा, आप मतलब प्लानिंग नहीं कर सकते। यू कैन प्लान कि आप अच्छी मेहनत करो एंड देन मतलब रेस्ट लाइज ऑन गॉड और ये डेस्टिनी कि आपका क्या रैंक आएगा, किस तरह से आएगा। एंड जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था ये तो बहुत आसान है, कि कोई बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, मैं अपने घर से तैयारी कर रहा था, कोई दिल्ली नहीं गया, कोई जो अच्छा, मतलब आपने कोचिंग नहीं करी? कुछ नहीं, मतलब सिंपल सेल्फ स्टडी से कर रहा था। तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा तो बहुत आसान है, इतनी आसानी से निकल जाती है। बट जब वो रैंक ही नहीं आया, उसके बाद लगा धक्का कि नहीं, ये तो मतलब इट्स वेरी टफ। तो देन जब सेकेंड टाइम मैंने तैयारी शुरू करी, देन देयर वाज अ लाइक सम प्रिपरेशन टू इट। तो वहाँ मैंने 2-3 जो मेरे और भी दोस्त तैयारी कर रहे थे, दिल्ली वो रहते थे, वहाँ से तैयारी करते थे, उनसे मैंने पूछा, उनसे गाइडेंस ली। तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कुछ ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, या ऑनलाइन आप नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने 2-3 ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ थी और जो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो मैंने ज्वाइन करी वहीं से, मतलब अपने घर से ही तैयारी करी। उस टाइम पे ये ऑनलाइन इतना डेवलप हो गया था? नॉट एट द लेवल जो आज है। राइट। अभी तो बहुत ज़्यादा बूम ही आ गया ना, इट वाज जस्ट स्टार्टिंग अप। मतलब कोई ऐसा जो भी आज बड़े नाम है, वो तब नहीं थे वहाँ पे उस टाइम पे। तो मैं कई बार ऐसा करता था कि मैं वीकेंड पे दिल्ली चला गया, सैटरडे नाइट चला गया, संडे चला गया, मैं ट्रेन जाती थी सीधी, वहाँ से ट्रेन में बैठ के गए। शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं चांदनी चौक चला गया, किसी ने कहा कि चांदनी चौक पे किताबें मिलती हैं। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट। तो वहाँ गया, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। तो आई केम बैक, मैंने कहा वहाँ तो कुछ मिला नहीं। देन समबडी गाइडेड मी कि चांदनी चौक नहीं, ये राजेंद्र नगर में होता है। तो आई वेंट टू राजेंद्र नगर, वहाँ पे कुछ नोट्स लेकर आया, कुछ पुरानी टेस्ट सीरीज थी जो ऑलरेडी वहाँ लोकल हो चुकी थी, वो लेकर आया। वो धीरे धीरे अपने घर बैठ के उनको देखा, पढ़ा। देन समबडी गाइडेड मी कि अभी एक है वहाँ पे कोचिंग सेंटर, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, मतलब शुरू करी है। तो आई ज्वाइन दैट ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन वो टेस्ट देता था, स्कैन करके भेजता था। वो जब मेरा मेंस चल रहा था तो वो स्कैन करके आंसर्स वापस भेजते थे। एंड आई यूज्ड टू चेक कि भाई अच्छा क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक आई डिड नथिंग ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड जब सेकेंड अटैम्प्ट किया, क्लियर हो गया समहाउ। एंड उसके बाद इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम लग रहा था कि बहुत आसान है, सेकेंड टाइम लग रहा था कि अच्छा होने के बावजूद कि पता नहीं क्या होगा। मतलब कुछ भी दे दे भगवान, कोई भी रैंक आ जाए, मतलब 200, 250, 400, 500 व्हाटएवर। तो मतलब इट विल जस्ट बी अ स्टार्ट टू। बट चलो समहाउ इट वाज लाइक गॉड्स ब्लेसिंग कि वी गॉट अ गुड रैंक। और जो IAS सोचा था कि मैंने IAS ही बनना है, और उसमें फिर सिलेक्शन हो गई उसके बाद। बढ़िया, मतलब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मुझे यहाँ से ना 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में क्लिक करते हैं, और ये क्वेश्चंस किसी भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट को भी क्लिक करेंगे। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आया मेरे माइंड में वो यही आया कि जैसे फर्स्ट आपने अटेम्प्ट दिया, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, एंड देन यू गॉट रिजेक्शन या व्हाटएवर द सिचुएशंस आर। तो आपके माइंड में एक डिमोटिवेशन तो आया होगा 100%, और वो बहुत बड़ा आया होगा कि यार नेगेटिव एक रिजल्ट आया है। तो वहां से आपने कैसे कोप अप करा, खुद को कैसे प्रिपेयर आउट करा? क्या आपकी क्या उस टाइम पे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा, पेरेंटल सपोर्ट रहा? मतलब व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? एक तो सबसे ज़रूरी जो अभी भी मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस आते हैं उनको मैं बताता होता हूँ कि आप 100% इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा निकल ही जाएगा। यू हैव टू हैव सम मतलब बैकअप विद प्लान बी। तो प्लान बी आपका चाहिए। मूवी में भी एक आया था, उसमें भी एक आई थी वेब सीरीज, उसमें भी दिखाया आपको। उसमें वो प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंस आई हैड डन माई MBBS, तो मैं आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज अर्निंग वेल। तो मेरे पास मेरी तो अच्छी खासी सैलरी थी, तो मैं पैसे कमा रहा था,
अपनी प्रैक्टिस से, तो मेरे दिमाग पे कोई मेंटल बोझ नहीं था कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं अब क्या करूँगा। अगर मेरे पास पूरा वो प्लान भी प्रिपेयर था एंड देयर वाज नो बैगेज विद मी कि अगर ना हुआ तो क्या होगा। मेरे पास अच्छा खासा अपना करियर ऑप्शन था। तो अभी भी एस्पिरेंट जैसे आपने पूछा, अगर उनके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है तो वो एक मेंटल प्रेशर आप पे नहीं रहता कि आपने क्लियर करनी है या मतलब जैसे भी है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो एंड मतलब साथ में मैं बार बार वर्ड डेस्टिनी या किस्मत की यूज़ कर रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनी में है तो आप हो जाओगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आपका हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये था कि मैंने कॉप अप कैसे किया। इट वाज स्वीट एंड सॉ मोमेंट। मतलब ये था कि एक तो ये हुआ कि यार मतलब मेहनत तो की थी बिल्कुल, बट नहीं हुआ, अब क्या करें, इसको आगे कैसे तैयारी करें। टुक अ ब्रेक, 1 महीना मैंने ब्रेक लिया, वेंट टू वेकेशन वहाँ जाके अपने। एंड मेरे को थोड़ा स्पोर्ट्स का म्यूज़िक का है तो मैं वो 1 महीना मेरा निकल गया। देन आई स्टार्टेड अगेन। और वो स्टार्टेड अगेन कैसा हुआ, बिकॉज इट वॉज अ मोटिवेशन ऑल्सो। जैसे मैंने बताया कि मेरी कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मेरे मन में आया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, मेरे जो फ्रेंड्स जिनको पता था आई एम प्रिपेयरिंग, उन्होंने बताया कि अगर इतनी बेसिक तैयारी के साथ यू कैन मतलब क्लियर द 3 स्टेप्स। आप इंटरव्यू भी दे आए, इंटरव्यू में भी कोई तैयारी नहीं थी आपकी एंड मतलब यू फेस्ड इंटरव्यू एंड आपको आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ, तब तक मार्क्स रिवील नहीं हुए थे। तो आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी स्मार्टनेस के साथ अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो यू कैन क्लियर इट नेक्स्ट टाइम। सो दिस मोटिवेशन वाज देयर एंड टू बी ऑनेस्ट सेकेंड टाइम मैं प्री देकर आया, आई न्यू कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। मैं मेंस देकर आया, डर था कि भाई नहीं कैसे होगा, क्या रैंक आएगा, बट आई न्यू मेरा मेंस क्लियर होगा। जब मैं इंटरव्यू देखे आया, इंटरव्यू वो सो गुड, आई न्यू मेरे को आई विल गेट गुड मार्क्स एंड आई न्यू कि मेरी सिलेक्शन होगी, बट रैंक पता नहीं क्या आएगा। तो रैंक वो अच्छा आ गया तो उससे मतलब ये IAS में मिल गए, बट सेकेंड टाइम वो लाइक बहुत अच्छे आराम से वो उस चीज़ को निकला। तो इंटरव्यू के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज यूज करी थी, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। एक तो पहला मोटिवेशन वाला मैंने आपसे पूछा, सेकंड मेरे माइंड में ये क्लिक करा कि आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज आपने चेंज करी कि सेकंड टाइम में आपको वो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो स्ट्रैटेजीज थी, कुछ प्रिपरेशन अलग से किया था, या एक एस्पिरेंट जो इंटरव्यू फेज तक जाने वाला है या जिसका इंटरव्यू है तो वो क्या करे कि उसका इंटरव्यू हो जाए, कॉन्फिडेंस चेक होता है। या मैंने एक रिसेंट पॉडकास्ट भी किया था UPSC पे ही, तो इट वाज लाइक कि वहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको इंटरव्यू ना बोल के पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो आपने क्या स्ट्रैटेजीज रखी कि क्या पर्सनालिटी में क्या ग्रूमिंग करी या क्या बिल्ड करा खुद को कि आपका इंटरव्यू बहुत ईजिली और अच्छा निकल गया? इंटरव्यू को अगर आप एक्चुअली में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह लेंगे, लाइक वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ, तो आई गेस वो बड़ा आराम से निकलता। एक मेरे साथ एक एडेड एडवांटेज था कि वो आपके ना DF में लिखा होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आई वॉज अ डॉक्टर, मेरे उसमें लिखा हुआ था कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। दैट वाज अ बिग USP फॉर मी। तो मेरे दोनों इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स वर वेरी हैप्पी इन द सेंस कि दिस पर्सन इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। ना कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि आप मेडिकल से स्विच कर रहे हो, आपने सीट क्यों वेस्ट करी। तो एक नॉर्मली ना क्वेश्चन में वो कई बार फंस जाते हो। तो मेरे में तो था कि ही इज़ नॉट वेस्टिंग अ सीट, ही इज़ डूइंग हिज प्रैक्टिस। और वो भी आई वाज प्रैक्टिसिंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप। मेरा एक वो सब्सिडरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर रहा था मैं इन अ विलेज। तो मेरा 30 to 40% इंटरव्यू तो उसी पे गया दोनों टाइम। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मेरा बहुत अच्छा गया। एंड व्हेन आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर आपका इंटरव्यू हो जाता है, दैट वाज माय स्ट्रेंथ। तो वो आप एक नॉर्मल हैप्पी एटमॉस्फेयर, हैप्पी कन्वर्सेशन में आपका इंटरव्यू हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। इट योर नॉलेज इज नॉट टेस्टेड। मतलब यू कांट कमिट अ ब्लंडर कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपने कुछ ब्लंडर ही कर दिया, बट एज सच आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है। इट्स जस्ट कि जब आप किसी सर्विस में सिलेक्ट हो जाओगे, आप एक ऑफिसर बन जाओगे, आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप आ जाते हो, तो आप उसको हैंडल कर लोगे, सिचुएशन कंट्रोल कर लोगे, या आप किसी सिचुएशन में पैनिक करोगे। तो वो चीज़ तो वो देखते हैं इंटरव्यू। मैं अभी आज इसलिए ये कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी कई बार हम किसी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं। मैंने अब सर्विस में आने के बाद 3-4 इंटरव्यू ले लिए, नॉट मतलब UPSC के इंटरव्यू, बट किसी भी रिक्रूटमेंट के हम इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरा वो एक मेंटालिटी रहती है कि ये इंसान जो इंटरव्यू दे रहा है वो कल को जिस भी सर्विस में ये जा रहा है वहाँ पे उसको ऐसी सिचुएशन आएगी
तो क्या ये वो सिचुएशन मैनेज कर लेगा? नॉलेज है तभी हमारे सामने बैठा है, ठीक है, नॉलेज नहीं हम टेस्ट कर सकते इन हाफ एन आवर और 15-20 मिनट्स, बट क्या उसमें ये कॉन्फिडेंस और क्या उसकी वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपनी टीम को लीड करके उस सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल पाएगा। तो मेरा इतना होता है, तो आई थिंक कि हमारा भी तब शायद ये टेस्ट होता होगा, या जब इंटरव्यूअर्स बैठते हैं, यस दे विल आस्क क्वेश्चंस जस्ट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ यू, ताकि बात आगे बढ़ती रहे। तो उसमें घबराना नहीं होता। नहीं आता तो आप कॉन्फिडेंटली कह दो कि सॉरी सर, ये मेरे मतलब आई हैव नॉट रीड दिस, या मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट बी कॉन्फिडेंट एंड बी बिल्कुल बिल्कुल आपने पैनिक नहीं करना, आराम से बैठो, सुनो, बात सुनो, जो आता है आपको पता बोलो। 30-35 मिनट्स पता नहीं लगते, निकल जाते हैं। आई गेस नॉलेज तो वैसे भी 2 एग्जाम्स क्लियर करके आए हो, उसमें चेक हो ही चुकी है। दे नो दैट, उनको पता है। राइट, मैंने बोला कि अगर आपकी नॉलेज है तभी आप सामने बैठे हो, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप ब्लैंक हो तो आप ऐसे ही मतलब आगे, वो आपकी मतलब चेक कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे हैं, आपका डिमीनर चेक कर रहे हैं, आपके मतलब चेहरे के हाव भाव चेक हो रहे हैं, वो सब नोट होता है मेरे ख्याल से। दिस इज हाउ इट गोज। तो भैया अब जैसे हमने डिस्कस करा, आपकी जर्नी देखी, मतलब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जर्नी। अब यहाँ से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया कि आपने पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करा, तो आप काम भी कर रहे थे, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो आप कैसे मैनेज करते थे? कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते थे? क्या मटेरियल यूज करते थे? क्या आपकी बुक्स या क्या अप्रोच रहती थी? कैसे होता था कि सुबह पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे? मतलब मैं तो ये जानना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट क्या था? बेसिकली ना, आप जैसे हमारे बैच में 180 IAS है, आप किसी भी IAS ऑफिसर से पूछोगे ना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो मतलब मैंने कभी भी किसी ऑफिसर से जाके ये नहीं पूछा कि आप कैसे तैयारी करी, बाय चांस। अब मैं मतलब ज्ञान देने के लिए बोल रहे हैं हमें सब ये बातें, बट मैंने नहीं पूछा कभी, और मेरे से भी कोई पूछने आता मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं बता तो दूंगा बट फॉलो मत करना मुझे। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं जब मैंने आपको बताया कि मैं गया ना राजेंद्र नगर में, तो मैं एक गया वहाँ पे, क्लास में गया देखने के लिए कि क्या होता है। तो वहाँ एक कमरे में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, काफ़ी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, मैं एंटर ही नहीं कर पाया। वो आई फेल्ट, मतलब आई एम नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक एज सच, बट मुझे मतलब मेरे को लगा कि मैं इस कमरे में पढ़ नहीं पाऊँगा। मेरी थोड़ी सी बचपन से थी कि जैसे लाइब्रेरी में भी जाके आई कुडंट स्टडी, तो मुझे होता था अपने आराम से अकेले बैठूं, कोई कमरे में ना हो, शांति हो, और फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूं, मेडिकल की पढ़ाई में भी और इसमें भी। तो ऐसे ही वहाँ पे भी जब मैं तैयारी कर रहा था, सुबह मैं जॉब पे जाता था, मेरी 9 to 3 की एंड समर्स में 8 to 2 की जॉब होती थी। जॉब करके आया अपना, आके मैंने सो जाना, अपने सो के 5-6 घंटे अपनी तब नींद पूरी कर लेनी, और रात को उठना 9-10 बजे। 9-10 बजे उठ के फिर मैंने बिल्कुल शांति, रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई परिवार, सब फैमिली सो रही है, एंड दे यूज्ड टू सपोर्ट मी लाइक इन सारे शेड्यूल बनाने में। रात को पढ़ना 10 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक सारी रात पढ़ते रहना। अगर नींद आई है तो 1-2 घंटे की पावर नैप सुबह ली, उठे 8-8:15 बजे, तैयार हुए, फिर जॉब पे गए। नेक्स्ट डे जॉब की अपने करके आए, 6 घंटे वो सोए, फिर वो मेरा ये साइकिल चला 2 साल तक चला। बीच में कई बार ऐसा होता था कि लाइक शाम को थोड़ा लेट सोना है तो थोड़ा 1 घंटा खेल आए, कुछ म्यूज़िक सुन लिया, या रात को उठ रहे हैं तो ये करके उठना। तो मेरे को 3-4 साल रात को सोया नहीं मैं, सुबह 5-6 इस तरह से अपने तब जाके नींद आती थी। और ये जब मैं एक्चुअली में सिलेक्शन हो गई, अकेडमी गया, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत आई, इसको अपनी बायो क्लॉक ऐसी सेट हो गई थी उसको रिवर्स करने की। तो ये जॉब के साथ साथ मतलब कुछ भी शेड्यूल मान लो आप, तो है ही है, चैलेंज है आप, बट कुछ भी मान लो आप, आके पढ़ लो 6 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो, आप अपनी रात की वो कर लो। बट मुझे शांति चाहिए थी, तो मैंने कहा रात से बेटर तो मतलब शोर शराबा कुछ भी नहीं होता। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सोशली भी, सोशल मीडिया, मैरिजेस, कोई बाहर से कोई दोस्त आता है, वो भी आपका थोड़ा कट ऑफ हो जाता है। तो 1-2 साल तो या 3 साल जो है वो तो आपको तपस्या उस चीज़ की करनी पड़ती है। एंड देन तो जैसे मैंने बताया, मेरे कुछ दिल्ली में फ्रेंड्स थे, उनसे बातचीत होती रहती थी, उनसे कुछ पूछते हैं क्या नया है मार्केट में, क्या नोट्स चल रहे हैं, उन्होंने भेज दिए। कुछ ऑनलाइन आपने खुद देख लिया कि कैसे आप वो कर रहे हो। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ समथिंग जो मैं बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब सिंस क्लास 3rd और 4th, मतलब आई एम इन द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। तो उससे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा बेस बन गया कि मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, जब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ
तो दे आर मेनी एग्जांपल्स। एक दो मैंने आंसर लिख कर आया अपने यूपीएससी में जो मैंने किसी किताब किसी मैगजीन में नहीं पढ़े थे, वो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कभी पुराने पढ़े हुए थे, वहीं से वो जो याद था वही लिख कर आ गया। आई डोंट नो मतलब क्या हुआ होगा उनका, बट मतलब उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो एक्सपीरियंस वगैरह है, उसमें आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है, आपकी ऐसे राइटिंग की तैयारी भी हो जाती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप एज अ हैबिट बना लो, आई गेस दैट्स अ मस्ट। अभी तो ऑनलाइन न्यूज़ ज़्यादा हो गई है, बट एनी टाइप ऑफ न्यूज़ जो आप अगर पढ़ने की हैबिट डाल लेते हो तो उससे आपको बहुत उस इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इयर्स का आपका प्रिपरेशन टाइम रहा? मैंने शुरू की थी सीरियस जो तैयारी थी 2011 में, और 2014 जून में सिलेक्शन हुई है, तो लगभग तीन साल की प्रिपरेशन, टू अटेम्प्ट्स। और बहुत अच्छे से मतलब लग के 3 साल? हाँ, बहुत अच्छे से। वो मेरे मतलब याद हो, एक बारी मैंने कहीं बोला था अपनी ऐसी स्पीच में कि या मैंने जब मेडिकल की तैयारी कर रहा था 2004-5 में, तब मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, या मैंने 2011 से 14। तो तब मेडिकल में भी नीट होता था? मेडिकल में तब बोलते थे पीएमटी, अच्छा। नीट नहीं था तब दो होते थे, एक स्टेट पीएमटी होता था, एक ऑल इंडिया पीएमटी होता था। मेडिकल में ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। मेडिकल में 14 से 15 घंटे पढ़ते थे हम, अच्छा। जब हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। और यूपीएससी में तो मैं बताया 6 to 8 आवर्स लाइक मोर देन इनफ है अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन पढ़ो। पर मेडिकल इज़ वेरी टेक्निकल। ये तो आप जनरल पढ़ रहे हो ना, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आप जो पढ़ रहे हो बचपन में पढ़ रहे हो, आपने उसमें किताबों में पढ़ा या अखबार का, जैसे मैंने बोला, तो वो तो आप जनरल स्टडी है। वो आप करते हो बड़ी टेक्निकल, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको याद भी करनी पड़ती है, आपको दिमाग में भी बिठानी पड़ती है। आई यूज्ड टू स्टडी 14 to 16 आवर्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय पीएमटी, और 6 to 8 आवर्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो कई बार मेडिकल के बच्चे डर जाते हैं कि आप डरा रहे हो मुझे। तो ये भी आपकी शायद आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा कि आप पहले से ही हार्ड वर्किंग तो हो ही। हाँ, मेडिकल के लिए यस, मतलब बाकी सर्विस वालों को कुछ लगे बुरा, बट दैट इज़ एन एडिड एडवांटेज फॉर मेडिको। रात को पढ़ने की आदत, जो मैंने बताया कि मैं रात को पढ़ता था, क्योंकि कॉलेज में आप जाते हो मोस्टली या तो रात को आपकी नाइट आवर्स लगते हैं, ड्यूटी आप करते हो, तो आपको रात को जगने की आदत हो जाती है। या आप पढ़ाई भी जब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, मोस्टली जो हमारे जो मेडिकोज होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, तो वो आपको एक तो कॉलेज से आप थोड़ा सीख जाते हो। एक जब आपने क्लियर भी किया होता है तो वो भी आप इतने लंबे सिटिंग आवर्स पुट इन करने, मतलब 12, 14, 16 आप इतने आप +1 +2 में मेडिकल इवन नॉन मेडिकल ऑल्सो आप करते हो इतनी तैयारी जब आप उस टाइम कर रहे होते हो। तो और आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम फिर आपकी कौन कौन सी पोजीशंस रही, क्या साइकिल रहता है? मतलब लाइक आपने एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर करा, देन आपकी ट्रेनिंग रही होगी। ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम की ट्रेनिंग? 1 साल की होती है? हाँ, मैं जब एग्ज़ाम क्लियर किया, टू बी ऑनेस्ट आई हैड, बिकॉज मेरा कोई इतना कॉन्टैक्ट नहीं था सर्कल के साथ, तो आई हैड नो आइडिया कि आगे क्या करना है, इसके बाद क्या पोस्टिंग मिलती है, कैसे होती है। जब रैंक आया 5-6 दिन बाद, जो बाकी लोगों के रैंक आए थे, somehow we got connected on a WhatsApp group, वहाँ से पता लगा कि अभी इसका मतलब इस तरह से आगे मसूरी हमारी LBS में जाके ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ गए। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मैंने देखा नहीं था, इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं था। जो दिल्ली में तैयारी कर रहे होते हैं उन्होंने सुन रखा होता है कि मसूरी में अकेडमी है एंड वो सब है, तो मैंने तो इतना सुना भी नहीं था। पर जब वहाँ गए तो मेरे को लगा यार, मतलब this is where we are going to, like this is going to our alma mater for the rest of our life, so it's a beautiful academy। and सही बताऊँ, अगर कोई एस्पिरेंट वहाँ जाके एक बारी ना मतलब देख आए गेट पे खड़ा होकर, एंड जाते भी हैं बहुत से लोग, मुझे पता लगा बाद में, एंड वो गए कि नहीं मैंने तो यहीं से करना है, तो एक्चुअली में बहुत अच्छी मोटिवेशन आती है। एंड यू गो देयर, आप वहाँ पे अपना मतलब आपने जैसे बताया 1 साल की, तो हमारी पहले फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सारे सर्विसेज IAS IPS IFS जितने भी सर्विसेज हैं हमारे IRS हैं, तो वो वहाँ पे उनका 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद बाकी सर्विसेज अपने अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ चले जाते हैं, वो अलग अलग 3 महीने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमारी फेज़ 1 आता है, फेज़ 1 लगभग 3 महीने का होता है।
तो वो 3 महीने, इसके बीच में 1-2 महीने का भारत दर्शन भी होता है 8 हफ्तों का, उसमें आप मतलब नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट आपको एक मतलब ट्रिप पे लेके जाते हैं डिफरेंट ज़िलों में या डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में क्या क्या इश्यूज़ हैं उस एरिया के, तो आपको यू गेट एक्वेंटेड टू दैट। और उसके बाद 2-3 महीने आपका फेज़ 1 होता है, फिर आप ज़िलों में भेजे जाते हो जहाँ आपको जो भी कार्ड अलॉटमेंट हो जाती है तब तक। जैसे कार्ड अलॉटमेंट आपकी चॉइस से होती है या आप अपनी प्रेफरेंस तो हम फिल करते हैं? हमारे टाइम 2013-14 में इट वाज लाइक कि आप अपनी प्रेफरेंस फिल कर दो, तो जो वैकेंसीज एंड जो आपकी मेरिट आई है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो आपका वो कार्ड अलॉटमेंट मिल जाती है। उसके बाद आई गेस 17 में या 18 में एक जोनल सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि आप जो प्रेफरेंसेस अभी भी भर रहे हो आप, बट वो जोनल सिस्टम है कि आप फर्स्ट आपका जोन है वो आपकी उसमें कौन सा स्टेट है दैट विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर अलग जोन आएगा उसमें आप स्टेट भरोगे दैट विल बी योर सेकंड प्रेफरेंस, फिर वो ऐसे रिपीट होता है। तो अभी दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन, तो ये थोड़ा रैशनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस का जो वो फैब्रिक है वो इस तरह से बन जाए। तो आपके फिर आपके कार्डर आ जाते हैं, आप ज़िलों में चले जाते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चलती है दैट इज़ अराउंड 10 to 12 मंथ्स आपका वहाँ पे रहते हैं। देन यू कम बैक फॉर योर फेज़ 2। तो फेज़ 2 में अगेन लगभग 2 से 3 महीने आपकी वहाँ पे एक तरह की जो आपने सीखा है उसकी एक डीब्रीफिंग होती है, आप शेयर करते हो अपने आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस विद रेस्ट ऑफ योर बैचमेट्स, वो आप वहाँ पे करते हो। उसके बाद फिर से हमारे टाइम में शुरू हुआ था, अभी आपकी एक असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप होती है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज़ में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में। तो अभी वो 2-3 महीने की मतलब वहाँ पे भी मैंडेटरी होती है बिफोर यू आर सेंट टू योर पेरेंट कार्डर जहाँ पे आपने जाना है। तो आप जब कार्डर में वापस आते हो तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी जो होती है वो एज STM आप लगते हो। ठीक है। तो STMशिप आपकी लगभग 1 साल से 1.5 साल के बीच में डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जो भी कार्डर्स का अपना रूल है। एंड देन यू बिकम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इक्वलेंट पोस्ट काफ़ी हो गई हैं अभी तो, लाइक आप CO ज़िला परिषद भी लगा देते हो, पंजाब में ADC डेवलपमेंट बोलते हैं, आप कॉरपोरेशन कमिश्नर भी लगा दिए जाते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगा दिए जाते हैं। एंड देन आफ्टर 4 to 5 years आप देन यू गेट द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नरशिप डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेट्स 2 to 5 years आपकी वेरी करती है कि किसी स्टेट में 2 साल है, किसी स्टेट में 5 years, इवन मोर देन दैट वो डिपेंड करता होता है। एंड देन यू गो टू योर आप अपने गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है आपकी उस गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट से एज डिफरेंट लेवल्स के सेक्रेटरीशिप आपको मिलती है, जिसमें यू आर हेडिंग अ डिपार्टमेंट मेकिंग पॉलिसीज, मतलब हेल्पिंग देम एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ द फील्ड ऑफिशियल्स जो मैंने बोले STM, ADC, NDC। तो इस तरह से यू हैव योर जर्नी। बीच में यू गो टू सेंट्रल डेपुटेशन, आप उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दोबारा जाते हो, वहाँ पे भी आप डिफरेंट जो पोस्ट हैं वो आप होल्ड कर सकते हो, बट देन यू आर लुकिंग आफ्टर द होल मिनिस्ट्री। उसमें आप डायरेक्टर या सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वो आप लगते हो। द हाईएस्ट पोस्ट इज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आप मतलब व्हेन यू आर नियरिंग योर सुपरएन्युएशन तो आप सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगते हो। अमंग ऑल सेक्रेटरीज देयर इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, दैट इज द टॉप पोस्ट जो आप लगते हो। एंड इन अ स्टेट दैट इज अ चीफ सेक्रेटरी, जो इक्वलेंट आपको जो टॉप पोस्ट इन द स्टेट है। दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स, दिस इज द हायरार्की। तो आपकी अभी कहाँ पे पोजीशंस रही हैं इससे पहले? अभी जैसे आपका जलंधर है, इससे पहले आपका कौन सा एरिया? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी STM दसूआ इज़ अ मतलब वेरी नाइस सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। मेरी ट्रेनिंग होशियारपुर की है। तो फिर जब मेरी STMशिप थी तो उसी डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न में रही। तो थैंकफुली इट वाज 1 सब डिवीज़न ओनली। कई बार आप क्योंकि बहुत शॉर्ट टेन्योर होता है, आई गेस इट वाज 1.5 year 18 months का था, तो आई डिड इट इन 1 सब डिवीज़न ओनली। उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई एज ADC आई वेंट टू अमृतसर। तो आई स्पेंड 3 years इन अमृतसर। अमृतसर के बाद मैंने 1 साल मोहाली किया एज ADC ओनली, सो टोटल 4 years मेरी ADCशिप रही। 2022 में आई वेंट टू फाजिल्का एज डिप्टी कमिश्नर। दैट वाज माय फर्स्ट DCशिप। तो पहली DCशिप इज ऑलवेज क्लोज, तो स्पेशल क्लोज बिकॉज वो कहानी की भी बड़ा होगा DC बनूंगा एंड ऑल। एंड फाजिल्का वाज पार्ट ऑफ माय होम डिस्ट्रिक्ट, लाइक 2011 में फाजिल्का वाज पार्ट ऑफ फिरोजपुर।
तो मतलब जब मैं फाजिल्का गया तो इट वाज लाइक कि भाई अपने होम टाउन में लगा वापस. अब नाउ इट्स अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट. तो इट वाज अ गुड फीलिंग. आई स्पेंड अराउंड 7 months वहाँ पे मैं रहा. एंड देन आई वेंट टू गुरदासपुर. वहाँ मैं अराउंड 16 months रहा. तो गुरदासपुर वाज आल्सो लाइक बहुत बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करके. बहुत बहुत सिचुएशंस देखी, बहुत मतलब इश्यूज देखे, रिजॉल्व किए. लोगों का प्यार बहुत मिला गुरदासपुर से. दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे. एंड देन लास्ट ईयर आई केम टू जलंधर. यहाँ पे आया. तो यहाँ से मतलब जैसे आपने बताया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत डिफिकल्ट टू ऑपरेट होते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे डेफिनेटली. तो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, या कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहोगे कि यार ये चीज़ तो बहुत ही मेरे लिए भी ऐसी थी कि डिफिकल्ट रही, बट यू केम आउट ऑफ इट वेरी वेल, या आपके क्या डिसीजन मेकिंग रहा, कुछ ऐसी स्टोरी है कोई जो आप बताना चाहो? हाँ मतलब सिमिलरली बॉर्डर विलेजेस के ना अपने एक बहुत इश्यूज होते हैं. तो एक बार आई वेंट टू अ बॉर्डर विलेज एंड हम जाते होते. मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था आबाद के नाम से, एब्सोल्यूट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, एक्रोनिम था आबाद. तो उसमें क्या करते थे, सभी जो टीम के ऑफिसर्स थे यूज्ड टू गो टू द विलेज टुगेदर. एंड कुछ भी इश्यूज हैं उनके, इफ़ दे वांटेड समथिंग, उनको चाहिए कि सड़क बनवानी है, उनको चाहिए कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड हमें चाहिए, उनको चाहिए कि हमें कोई पानी की समस्या आ रही है, तो विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट के साथ सीधी बात करके, मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी से बात करके यूज टू रिजॉल्व इट. तो ऐसी एक बारी मैं गया एक विलेज में, काफ़ी यंगस्टर्स थे वहाँ पे, पढ़े लिखे. तो मैंने कहा कि बताओ, मैं आया हूँ, सारी टीम आई है, क्या चाहिए आपको. तो कहते हैं कि ना सर हमें एक इशू आ रहा है कि हमारे गांव में मोबाइल का टावर नहीं आता. एंड ऐसे ही बोला, मोबाइल का टावर नहीं आता, नॉट नेटवर्क एंड ऑल. तो मैंने कहा मोबाइल का टावर नहीं आता मतलब? कहते हैं कि मोबाइल्स हैं हमारे पास, वी डोंट गेट द इंटरनेट कनेक्शन. तो कुछ भी हमने फॉर्म्स भरने हैं, कुछ भी हमने वहाँ पे कुछ नेट पे कुछ भी करना है, तो वी आर नॉट एबल टू डू इट. यू हैव टू ट्रेवल फॉर से 5 to 6 किलोमीटर्स. फिर वहाँ पे एक वो दुकान बनी हुई है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे भरते हैं, वो हमसे पैसे लेता है, ऑब्वियसली चार्ज करता होगा. तो आप हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमें मोबाइल का टावर ला दीजिए. तो मैंने आज तक तो कभी ऐसा डिमांड कभी मेरे सामने आई नहीं थी. नॉर्मली लोग मतलब सड़कें, ग्राउंड्स, पानी, ये सब मांगते होते हैं. तो मैंने मीटिंग करी, जितने मोबाइल ऑपरेटर्स थे वहाँ पे, टावर ऑपरेटर्स थे, उनके साथ उनको बुलाया अपने ऑफिस में. उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं कर रहे. तो कहते सर बॉर्डर एरिया है, ये इशू आएगा, इस तरह होगा. तो मैंने कहा भाई नोबडी इज़ स्टॉपिंग यू कि भाई आप बॉर्डर एरिया तो अपना नेटवर्क नहीं डाल सकते, आपको डिफ़िकल्टी है, चाहे आप 100 लोगों के लिए आप लगा के दो, बट दोज गाइज नीड इट. आप उसको एम्पलीफाई करो या आप नया टावर लगाओ, आई डोंट नो, बट आपको ये करना पड़ेगा. तो जब थोड़ा सा उनको गुस्से से एंड थोड़ा सा मतलब कैरेट एंड स्टिक किया कि भाई आप करवा के दो, तो दे एक्चुअली उसको थोड़ा उन्होंने टावर को थोड़ा एम्पलीफाई किया, कनेक्शन को, जो नियरेस्ट टावर था, एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग इट. एंड आई वेंट बैक अगेन एंड दे वर सो हैप्पी बिकॉज मोबाइल्स आ गए थे और उनको कनेक्शन इंटरनेट के बिना तो देयर इज नथिंग नाउ. आप कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब अभी तो हम 1-1 घंटे बाद अपना मोबाइल ना चेक करें तो यू फील समथिंग इज़ मिसिंग. तो वो उनके आया तो दे वर सो हैप्पी कि भाई हमें मतलब सरकार ने थ्रू डीसी साहब हमें इंटरनेट का वो जो है टावर ला के दे दिया. तो ऐसे एंड लोग बहुत अच्छे हैं जो बॉर्डर विलेजेस पे रह रहे हैं. मैं हमारे पिछले साल बाढ़ आ गई थी, तो आई वॉज टूरिंग विलेजेस, डिफरेंट विलेजेस. तो ना पंजाब में है, शायद बाकी स्टेट्स में होगा, उसको ना नदी के किनारों पे धुस्सी बांध कहते हैं. अच्छा. चेक डैम्स होते हैं, धुस्सी बोलते हैं. तो इट्स लाइक पूरा रास्ता बना होता है, उसके अक्रॉस पानी चला जाए तो फिर पूरा गाँव में डूब जाएगा. अच्छा. तो वो एक रास्ता बना होता है. तो आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन दैट चेक डैम धुस्सी पे, ऐसे सड़क पे जा रहा था. तो जो लोग थोड़े डिस्प्लेस हो गए थे वो वहीं पे साइड में बैठे हुए थे. तो मेरी गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे हमने राशन पानी भी रखा हुआ था कि कोई मिल जाएगा तो रास्ते में बांट देंगे. तो मैं जा रहा हूँ, रास्ते में देखते हैं एक पलंग पे एक माता जी, ओल्ड माता जी, बुज़ुर्ग हमारे जो हैं 65+ होंगे, वो बैठे हुए हैं पलंग लगा के. दो इज़ नोबडी देयर. उनका घर जो है पीछे डूबा हुआ है. तो मैंने गाड़ी रोक ली, मैं उतरा, मैं गया, मैंने कहा माता जी मैं ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹਾਂ, डिप्टी कमिश्नर हाँ, तो दसो असी आए सी, कुछ चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, कुछ चाहिए आपको.
तो शी इन हर ट्रू पंजाबी स्पिरिट शी सेज बेटा मैनू तो कुछ नहीं चाहिए, तेनू चाह पीनी है तो मैं पिला देती हैं। बिकॉज शी हैड दैट स्टोव विद हर, वहाँ पे दूध पड़ा हुआ था, चीनी पड़ी, खंड हम बोलते हैं वो, चीनी पड़ी हुई थी। एंड शी सेड एंड एवरी वन ऑफ अस वाज लाइक हैप्पी ऑल्सो, एंड मतलब वी वर प्राउड कि भाई इन द ट्रू पंजाबी स्पिरिट कि मकान डूबा हुआ है, सब कुछ डूबा हुआ है, प्लग पे बैठे हैं, डीसी खुद आके पूछ रहा है कि आपको कुछ चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वो भी सामान कोई दे गया होगा, क्या आपको चाय पीनी है तो बताओ मैं पिला देती हूँ आपको। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब आई वेंट देयर टुक हर ब्लेसिंग, मैं कहा माता जी आशीर्वाद मिल गया ਤੁਹਾਡਾ बहुत हैगा, चाय पी के हम निकले, उनको देकर भी आए बाद में। तो ये ना मतलब स्पिरिट ऑफ जो हम पंजाब कहते हैं ना, जिथे दी मातावां इन्नियां मतलब तगड़ी जो आप कह लिए, इन्ने बुजुर्ग इन्ने तगड़े हैं, फिर वो पंजाबी तभी कहते हैं भी दे आर लाइक सपोज स्पिरिटफुल एंड उतनी उनकी इतनी एनर्जी होती है। दिस इज मतलब ये आप स्टोरीज देखते हो जब आप गांव में जाते हो, एंड स्पेशली बॉर्डर एरियाज में आप जाते हो ना, ये स्टोरीज देखने को मिलती हैं। वो बड़ा अच्छा रिच एक्सपीरियंस रहा मेरा तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने का। एक क्वेश्चन मेरे पास जरूर आता है हर बार, मतलब हर बच्चा ही जानना चाहता है कि बीइंग एन आईएएस या अभी जैसे बीइंग अ डीसी, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और कितनी पावर एक डीसी की है एक सिटी में बैठ के, कि एक एरिया में बैठ के, क्या क्या आप होल्ड करते हो, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती हैं मेनली? एज ऑफिसर तो एज एन आईएएस कह लो या बाकी सर्विसेज का भी आप कह लो, जो भी आपको डिपार्टमेंट या जो भी आपको एरिया दिया जाता है एंड पर्टिकुलर रोल दैट इज़ गिवन टू यू, उसमें आपके पास सॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट पावर तो होती है। एंड देयर आर थिंग्स जहाँ पे यू आर द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, देयर आर थिंग्स जहाँ पे आपके ऊपर भी कोई आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे जो कि डिसीजन लेंगे, बट देन यू आर प्रपोजिंग सर्टेन थिंग्स, तो आप इन्फ्लुएंस तो करते हो चीज़ों को। एज अ डीसी, अगर आपको डीसी में डिप्टी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। सो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन अ डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट इज़ लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट से 15 लाख एवरेज पॉपुलेशन जो है आप लोगों की बता रहे हो, तो एनीथिंग किसी भी सेक्टर से लेके, कि आप आ रहे हो, आप सड़क से आए हो, लाइट जल रही है, हेल्थ एजुकेशन में स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये आ गए हैं, स्पोर्ट्स में आपके प्लेग्राउंड्स आ गए हैं, मंडियों में आप प्रिक्योरमेंट करवा रहे हो, आप समझे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस का सारा जो प्रोसीजर जो आपका मैनेजमेंट है टिल द टाइम कि आप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वो सब भी आप कर रहे हो। सो लॉ एंड ऑर्डर का जो आपका कॉर्पोरेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो सभी जो डिपार्टमेंट है अल्टीमेटली हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। सो एवरी डे वी आर टेकिंग डिफरेंट मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनका रिव्यू कर रहे हैं। इफ़ यू गेट सम टारगेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपके सीनियर्स, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब से आपको कोई टारगेट मिल रहा है, या गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर साहब से आपको कोई टारगेट मिल रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको कोई स्कीम जो है एग्जीक्यूट करवानी है, तो दैट कम्स टू द डिस्ट्रिक्ट। तो मैं तो कई बार ही बोलता होता हूँ कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग इन द डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी होता है, तो द फर्स्ट जो पर्सन जिसको फ़ोन आता है या जिसको रिस्पॉन्ड करना था, दैट इज़ द डिप्टी कमिश्नर। तो दिस इज़ लाइक आप किसी भी आप चले जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाते हो ऑफ अ डिपार्टमेंट, तो उसमें उस डिपार्टमेंट में एनीथिंग दैट इज़ गोइंग, या कोई भी डिसीजन हो रहा है या आपने एग्जीक्यूट करवाना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द सेक्रेटरी। तो इस तरह से पावर तो होती है। एंड पंजाब में तो लाइक इट्स पंजाबी एक वो है कि तू बड़ा डीसी लगे कहते हैं ना, तो वो डीसी लगे कि भाई तेरे पास क्या इतनी पावर है कि तू मतलब डीसी लग गया। सो दैट थिंग इज there with a deputy commissioner, and even further when we'll go in departments, आप policy making में चले जाओगे, आपका इतना enriching experience हो जाता है, इतने different ज़िलों में आप जाते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, every day you are interacting with at least I would say 200 people, आपसे मिलने आ रहे हैं, आप मीटिंग्स में जा रहे हो, आप कहीं इवेंट्स में जा रहे हो, तो आप मिल रहे हो इतने लोगों से, एंड जितने लोगों से आप मिल रहे हो उतने लोगों की आप जो है एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस आप यूज़ करते हो व्हेन यू आर फ्रेमिंग पॉलिसीज़ फॉर देम आइदर इन द स्टेट और इन द सेंटर। तो आप उन्हीं के लिए आपने पॉलिसीज़ बनानी है, तो यू हैव रेड देयर माइंड्स, आपने उनका माइंड एक बार ही पढ़ लिया, आपने उनके दिल की सुन ली है, तो अब आपको वो एग्जीक्यूट करना है। एंड फिर जहाँ जैसे आपकी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भी आप मतलब सारा बताते हो, फीडबैक देते हो कि दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन द ग्राउंड, और ये अगर आप इस तरह से अगर पॉलिसी बनाएं तो दैट विल वर्क।
तो ये सारा बड़ा ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एंड यस, आपके पास अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अगर इतनी पावर दी गई है, तो उसको फिर आपका मतलब वो भी फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उसको अच्छे से यूज़ करें, लोगों से मिले। मैं क्योंकि डॉक्टर रहा हूँ, तो हमारे कहते होते थे डॉक्टरी में कि अगर कोई पेशेंट आता हो, अगर आप उसको अच्छे से सुन लोगे ना, आता तो वैसे ही तो आधा वो आप सुनना तो कि अगर पेशेंट को आप अच्छे से सुन लो, उसका दर्द सुन लो, दवाई आप उसको दे दो, उसको लगे ना लगे, बट वो आधा आपके जेस्चर से, डेमिनर से, आपकी मतलब मिलने के तरीके से ठीक हो जाता है। मेरे को लगता है सेम फॉर्मूला पब्लिक डीलिंग में, इफ समबडी इज कमिंग टू यू, आप उसको अच्छे से सुन लो, वो जो भी अपना कोई दुख दर्द पीड़ा कुछ भी लेकर आया, सुन लो, आप उसको कह दो कोई बात नहीं, डोंट वरी, वी विल टेक केयर, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है वो आधा वहीं से ठीक हो गया जाता है। तो ये चीज़ें ना आप यहाँ अगर आप हाँ एक रहता है, उसको लगता है कि somebody is there to listen to me, तो एडमिनिस्ट्रेशन सुन लिया, गवर्नमेंट सुन लिया, देन he'll really go back happy। तो ये इस तरह से हमारा चलता है सारा। कभी कभी पब्लिक प्रेशर भी आता होगा सिचुएशंस को लेके? या पब्लिक प्रेशर आता है, कई बारी कोई प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, कई बारी कोई किसी डिमांड को लेके कोई मेमोरेंडम देने के लिए डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, अगेन आई विल नॉट नेम पर्टिकुलर, बट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स आते हैं आपके पास अपनी डिमांड लेके। उसमें भी ये सेम फंड है, बिकॉज सी डिमांड तो उन्होंने रखी है, सही है गलत है प्रॉबेबली उनको भी नहीं पता, एक डिमांड आई है, प्रॉबेबली किसी लेवल पे, निचले लेवल पे या कहीं पे भी उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया, तो वो रेज होता होता एक सीनियर ऑफिसर के पास आपका चला गया। तो योर आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कि हियर देम आउट। अगर सही है तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आप उसको लेके जाइए, उसको रिजॉल्व करवा के दिए। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो एक सटल तरीके से, क्योंकि वो एक चार्ज्ड, इमोशनली चार्ज्ड ग्रुप है, तो उसको एक किस तरीके से उनको समझाना है कि वो समझ उस चीज़ को समझें, वो सबसे बड़ा और नेगोशिएशन पे आए रादर देन टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नेगोशिएशन टेबल पे आए जहाँ उनको समझाया जा सके कि येस, इफ़ यू वांट टू गेट दिस डन, तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट। वो रूल्स में और लॉज में रह के आप किस तरह उसको किया जा सकता है, वो उनको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये आते हैं, कोशिश करते हैं, कई चीज़ें कई सक्सेसफुल हो जाती हैं, दैट इज़ हाउ वी गेन। और कई बार नहीं भी होते, तो फिर हमें भी पता लगता है कि नहीं, इसको अगर इस तरीके से करते तो इसका बेटर रिजल्ट आता। तो वी मतलब प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो वी विल डू इट लाइक दिस। तो ये आते हैं, निकल जाते हैं। तो सबसे कॉमन पब्लिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो आपको लगता है कि दीज आर, ये तो मैं रोज सुनता हूँ, वेरी कॉमन? आजकल प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आपस में, भाइयों के, बच्चों के आपस में, मतलब कि जी मतलब उसने ये विरासत करी थी, और आप टेक्निकल टर्म्स बताए, या मेरे नाम पे विल करी थी, अब उसने किसी और को कर दी। एंड इस तरह के पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े आपस में बहुत होते हैं जी, उसकी दीवार इतनी इधर आ गई है, प्रॉपर्टी पे ही है, प्रॉपर्टी ही है, हाँ अल्टीमेट मतलब नहीं कहीं ऐसे आ जाते हैं कि भाई उसका इसके एरिया में पेड़ लगा है, वो उसके पत्ते मेरे में गिर जाते हैं, इसने अपनी कार धोई, उसका पानी मेरे आ गया, उसने अपने उसके घर में फंक्शन था, उसकी आवाज़ जो है मेरे बच्चों को डिस्टर्ब, इस तरह के भी मतलब जो है जो ये झगड़े हैं। तो कई बार हम मतलब आते हैं तो मन ही मन हंस रहे होते हैं कि ये तो मतलब हम देख रहे हैं रोज़ ही इस तरह के आ रहे हैं, बट अगेन अगर आप अच्छा डायलॉग कर लो ना, वो आपस में ही कर लें, हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पड़ोसी या जो है, मेरे को लगता है अक्रॉस द टेबल बैठ के और अ कप ऑफ टी, अगर आप थोड़ा उसको इग्नोर करना शुरू कर दो कि आज क्या ही है, मतलब ठीक है हो रहा है, तो मैं तो कई बार हंसता होता हूँ कि भाई हमारी टेबल तक ऐसे मैटर आ रहे हैं, मतलब दे शुड नॉट बी कमिंग। रोड रेज होते हैं तो यही होते हैं, रोड रेज में हल्का सा टच हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, थाने ले गए, वहाँ से उठ के फिर यहाँ आ गए, तो वो मतलब अगर आप उसी चीज़ को हल्का फुल्का इग्नोर कर दो, वहीं सेटल कर लो, तो गई है जो रोड रेज हो गया, वो हो गया मतलब पॉइंट इज़ कि थोड़ा डायलॉग, थोड़ा पेशेंस लेवल आजकल थोड़ा सा कम मेरे को लगता है हो गया है, गुस्सा ज़्यादा जल्दी आने लग गया है, तो इस तरह के लड़ाई झगड़े आते हैं। और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो तो फिर फाइल्स में एंड उसमें कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, वो तो सेपरेट चलती है, बट दीज आर द लाइक वेरी ट्रिवियल इशूज़।
कई बार आ जाते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि क्यों ही आ रही है ऐसे। तो अगर मुझे जानना हो, मैं आपको बोलूँ कि वॉक अस थ्रू अ डे इन योर लाइफ, तो आपका दिन कैसा होता है, कैसे शुरू होता है, क्या चलता है? मेरा दिन जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने प्रिपरेशन किया उससे बिल्कुल उलट हो गया अब। तो आई एम अर्ली स्लीपर नाउ, तो समहाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सेट माय बायो क्लॉक बैक टू नॉर्मल। तो आई वेक अप अर्ली अभी, तो आई वेक अप बाय 5:30, दैट्स नाउ माय बायो क्लॉक। तो बिना अलार्म के मैं 5:30 उठ जाऊँगा। तो उठ के अराउंड 6 बजे के अराउंड आई गो फॉर समथिंग फिजिकल वर्कआउट। मैं खेल मतलब आई लव प्लेइंग ऑल्सो, तो खेलने भी चला जाता हूँ। कहीं नॉर्मल रनिंग पे चला गया, नॉट हैवी लिफ्टर, वेट लिफ्टर नहीं हूँ मैं, बट जिम में कुछ कार्डियो कर लिया, कुछ वो कर लिया, तो 1-1.5 घंटा वो सब करके देन आई प्लान माई डे कि रेस्ट ऑफ द डे क्या करना है। तैयार हुआ, बाय 9 मेरा जो ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो 9 to 5 इज़ फिक्स्ड ऑफिस आवर्स, जिसमें फर्स्ट जो फ्यू आवर्स है मैंने पब्लिक मीटिंग के लिए रखे हुए हैं, पब्लिक से मिलता हूँ। रेस्ट ऑफ द आवर्स मीटिंग्स, वीसीज, कोई इवेंट अटेंड करना है, कुछ रिव्यू वगैरह करना है, कोई साइट विजिट्स करने हैं, तो वो मेरा रहता है। तो 5 बजे के आसपास मतलब मेरे फिक्स्ड जो ऑफिस आवर्स है ख़त्म हो जाते हैं, बट माई वर्क मतलब कॉन्टीन्यूज़। तो ऑफिस में या कहीं भी जाना है तो लगभग मुझे 7:30 8 मेरे बज जाते हैं। मतलब एडिशनल वर्क है, कोई विज़िट आ गई है, उसमें मेरे को प्लानिंग करनी है, तो वो सब मेरा चलता रहता है। 8 बजे के आसपास बीच में मैंने लंच जो है अपना कर लिया। सो नॉर्मली आई स्किप माई डिनर्स और टेक अर्ली डिनर्स। तो अगर 6 साढ़े 6 टाइम मिल रहा है तो आई हैव, अदरवाइज आई स्किप माई डिनर। एंड रात को अभी वो व्हाट्सएप मैसेजेस सारे दिन के इतने इकट्ठे हो जाते हैं, आप रिप्लाई भी नहीं करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा, कोई फेस्टिवल आ जाए तो 1000 के आसपास वो मैसेजेस आ जाते हैं। तो आई ट्राई कि मैं अपने जो 100 मैसेजेस हैं वो रात को 8 साढ़े 8 के करीब अपने रिप्लाई करूँ, एंड आई ट्राई टू स्लीप बाय 10-10:30। तो दिस इज़ नॉर्मल। छुट्टी वाले दिन है, काम ख़त्म हो गया, तो आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। संडेज ऑफ होते हैं नॉर्मली? लाइक यस, व्हेन वी हैव अ हॉलीडे, पब्लिक मीटिंग जो है वो हमारी ऑफ होती है, बट अदरवाइज वर्क कुछ ना कुछ चल रहा है। मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, तो सारा हमारा भी ई ऑफिस हो गया है। तो लैपटॉप से आप फाइल्स निकालो, या ट्रैवलिंग तो आप लैपटॉप लेकर बैठे हुए हो, तो वो सब चल रहा है। जिस दिन छुट्टी है आपकी, सैटरडे भी छुट्टी है ऐसे तो, बट आप पब्लिक वाला जो आपका जो आ रहा है वो यू कैन डिवोट टू सब अदर थिंग। वो आप मतलब वर्क, कोई पेंडिंग इश्यूज हैं, कोई आपके प्रोजेक्ट्स है, फैमिली है, तो उसमें आप बेसिकली कर सकते हो। बाकी टाइम तो यस, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स मीटिंग पब्लिक। तो हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ? आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? यस, मेरे मैम है, मिसेज हैं, वो बेटर हाफ है, वो भी IAS हैं। वो भी अभी डिप्टी कमिश्नर हैं। तो कहाँ पर हैं अभी? वो भी होशियारपुर में। अच्छा। मेरे बैचमेट ही हैं वो। तो मेरे पेरेंट्स भी वहीं स्टे करते हैं, और मेरे जो हमारे बच्चे हैं, भी आई हैव अ डॉटर एंड सन, तो वो भी वहीं पे रहते हैं। तो कभी उनका ऑफ होता है तो दे कैन ट्रैवल, कभी मेरा जैसे संडे कोई ऑफ हो जाए, फ्री टाइम मिल जाए, तो कभी हम वहाँ चले जाते हैं। तो बिकॉज वी आर इन द सेम सर्विस, सेम फील्ड, तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। तो नॉर्मल जब भी कभी फ़ोन पे भी मुलाकात बात होती है, तो हम मतलब भी सेम ही तो इश्यूज़ होते हैं, वो भी वही इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, वही इश्यूज़। तो इतना कोई लंबा चौड़ा सर्विस के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। येस, इफ़ वी नीड ईच अदर्स एडवाइस तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर वो सब बातचीत होती है। बट येस, एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं कि कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट है या कुछ भी करना है, तो जो एडवाइस या एक्सपीरियंस उनका और जो मेरा है, एक दूसरे को हम कम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने बताया, पर्सनली मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो कुछ भी मतलब आई ट्राई टू लर्न न्यू गेम्स, और मतलब एक्चुअली प्ले देम। म्यूज़िक का थोड़ा बहुत शौक़ है एज अ स्ट्रेस बस्टर, तो उसको मैं कर लेता हूँ। कोई मतलब म्यूजिक इक्विपमेंट वगैरह प्ले करते हो, या वैसे आपको इंस्ट्रूमेंट है कोई, या वैसे? नहीं, आई लव लिसनिंग, सुनना अच्छा लगता है। मतलब अकेला, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू कि भाई रहते हैं तो कहीं मतलब गुनगुना लिया,
इवन कई बार कोई बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, आई हैव सीन, मतलब आप बड़े टेंशन में हो, कुछ होने वाला है, तो मैं तो समटाइम्स आई स्टार्ट हमिंग द सॉन्ग, तो मतलब बीट स्ट्रेस बस्टर बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो जब प्रिपेयर करता था तब भी मैं ट्राई करता था। आई मीन इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उससे पहले भी ना बाहर हल्का हल्का मन में गुनगुना रहा हूँ, तो आई फील कि कुछ भी रैंडम, मतलब ऐसा नहीं है। क्रिकेट देखते हो आप? हाँ मैं देखता हूँ। जैसे आपने सुना होगा शायद, जब वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करते थे तो वो गाना गाया करते थे। हाँ, अरे मैंने सुना हुआ है ये, और मतलब एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। मैंने बोला मैं मतलब बाहर इंटरव्यू मतलब अंदर देने जाना है, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, तो मैं कुछ ना कुछ हम कर रहा हूँ। और कई बार ऐसी कोई ट्यून आपके माइंड में सेट हो जाती है, आप 2-3 दिन तक वही करते रहते हो ना, तो वो आपको एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस बस्टर तो है। इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, बट जो एक नर्वसनेस आपकी आ रही है उसको तो किल करता है वो। ये आपके माइंड को भागने नहीं देता इधर। हाँ बिल्कुल नहीं, आप फोकस उसमें रहते हो। मैं भी जैसे स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो मैंने ये जब सुना था ना, आई एक्चुअली रिलेटेड विद इट। और मैं भी कई बार बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, तो वो आपको रिलैक्स सकता है, तो एंड यू कैन गिव योर लाइक बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर इट। तो ऐसे ही मतलब गाना ही सुन लिए, गुनगुना लिए, कुछ खेल लिया, उससे ठीक मतलब रहता है आपको। तो मैम से आप कब मिले, कैसे मिले, कहाँ पे मिले? मैम से मैं एकेडमी में मिला। मैम मेरे प्रिपरेशन कोई लिंक नहीं था? नहीं कुछ नथिंग, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने मैम का भी काफ़ी अच्छा रैंक था। अच्छा। तो मैम को मैम के एक्चुअली मैंने जब उनका वो सिलेक्ट हुए तो उनके भी बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था पेपर पे। पहली बार मैंने वहाँ देखा था उनका इंटरव्यू जब मैंने पढ़ा था। फिर एकेडमी में मिले हम लोग, वहाँ पे मुलाकात हुई, एंड जब हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा था तो वहीं पे फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। सब हमारा एक वैलिडिक्शन डे होता है जब फाउंडेशन के बाद, तो हमारी फैमिलीज आई हुई थी, दे ऑल्सो मैट, उनको भी अच्छे लगे, तो वहीं पे फिर एंगेजमेंट हुई। वही भारत दर्शन के बाद हमारी शादी हुई, तो बस उसके बाद फिर यहाँ आ गए, पंजाब में आ गए। एंड मैम की भी ऐसी जर्नी रही है। तो ऐसे डू यू फील कभी कभी कि ये आपका जो वर्क है इसकी वजह से आप काफी डिस्टेंस पे रहना पड़ता है या अलग अलग रहना पड़ता है? कभी कभी ऐसा फील होता है? वी वर प्रिपेयर्ड, हम लोग प्रिपेयर्ड थे, और लाइक थैंकफुली हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे या कुछ इस तरह से नहीं रहे कि भाई बहुत दूर रहे हों, और मतलब रहे हों। एसडीएम शिप एक ही ज़िले में कर ली, एडीसी शिप हमारी एक ही ज़िले में कर ली, तो उसमें तो हम साथ ही रहे। जब हम एडीसी शिप थे, जब स्टार्ट हुई थी, तो लाइक 5-6 साल पहले, तो मेंटली वी वर प्रिपेयर्ड कि जब हमें कलेक्टरशिप करनी होगी तो कलेक्टरशिप तो अलग अलग ज़िलों में ही करनी होगी, तो वो हो सकता दूर दूर के ज़िले में हो, तो मतलब कि ठीक है वी विल डू इट। मतलब इसी चीज़ के लिए आई गेस हमने करी थी, इसी चीज़ के लिए मेहनत करी थी, तो विल नॉट अलाउ कि हमारे कोई पर्सनल जो हमारे कोई गोल्स हैं या पर्सनल जो इमोशंस हैं वो उसको अफेक्ट करे। तो हम लोगों ने बातचीत कर रखी थी उस चीज़ को, एंड मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे। यहाँ तक कि बच्चे आपके साथ रहेंगे, मतलब वो ये होगा, मतलब वो सब भी मैं वही चीज़ पूछने वाला था हाँ कि हाँ बच्चे नहीं ऐसे मतलब दैट्स सो ऑब्वियस है कि वो बच्चे मदर नहीं छोड़ते, नहीं मदर भी नहीं छोड़ती है, बच्चे भी नहीं छोड़ते। तो इट वाज लाइक कि हाँ वो मैडम ने कह दिया कि भाई वहीं पे हमने रहना है, तो वो था। तो कभी भी लाइक इन द पास्ट 3 years वी हैव नेवर इवन टॉक्ड अबाउट इट कि भी दूर हैं ये है, तो वी नो मतलब दिस इज़ द फेस फॉर विच लाइक वन ऑफ द फेस जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी तैयारी करने के लिए, तो उसको हम किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकते। इफ़ वी हैव कम टू द सर्विस फॉर सिविल सर्विस, पब्लिक की सर्विस के लिए हम लोग आए, तो उसको हम इस चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे कि यार हम दूर बैठे हैं, हमने परिवार को मिलना है। दिस इज़ द सेक्रीफाइस, आप इसको इतना तो करोगे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में पड़ जाते हो तो आप टाइम नहीं दे पाओगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, जो हम बात कर रहे थे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अगर आपने पब्लिक को टाइम देना, अपने ज़िले को टाइम देना या अपने ड्यूटी को टाइम देना, तो वो आपको पूरी ऑनेस्टी से देना पड़ेगा, फिर आप उसको नहीं अलाउ कर सकते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों की जैसे आपके ट्रांसफर्स होंगे तो बच्चों के स्कूल्स भी चेंज होंगे, हाँ, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। एंड डेफिनेटली जब आप स्कूल चेंज करते हो तो उनके जो फ्रेंड्स हैं सब कुछ चेंज वो आपका वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल चेंज होता है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग माय पेरेंट्स दे आल्सो लिव देयर। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, और वो मतलब काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट।
अपने काफ़ी वो करते हैं सोशल सर्विस भी, बट उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि जैसे आप लोगों ने हम लोगों की अपब्रिंगिंग किया है तो थोड़ा बहुत आपका अभी भी इन बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। एंड अभी माय डॉटर की इतनी है अभी एज कि शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट कि मॉम डैड उस चीज़ में बिज़ी है, तो शी 6 नाउ, तो उसको उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है एट दिस एज। बट दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हमें टाइम मिलता है, लाइक वो सेइंग कि वो आ जाते हैं या मैं जाता हूँ, तो हम उनको उतना टाइम दें ताकि दे शुड ऑल्सो फील दैट इम्पॉर्टेंट कि येस वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड दे लुक टुवर्ड्स। उनको होता है कि आज पापा आ रहे हैं, तो दे विल बी जंपिंग आउट ऑफ द जॉय कि भाई मतलब पापा से मिलना है व्हेन दे आर कमिंग। तो इस तरह से होता है, बट दिस इज़ लाइक फॉर 2-3 years। उसके बाद वंस वी आर सेटल्ड इन आइदर विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंडिया, तो इक्वलेंट हो जाता है उसके साथ ही। सब हो ही जाता है। हाँ हो जाता है। एंड मतलब ठीक है, अब सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं एवरी वन मस्ट बी फेसिंग दिस डिफ़िकल्टी, बट आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि ख़राब निकलते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट डाइवर्सिटी है इस चीज़ में, दे माइट बी लर्निंग आउट ऑफ दिस ऑल्सो, दे इट माइट बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और हो सकता है कि वही उस नेगेटिव भी हो, बट यू हैव टू लिव विद इट। उसमें यू कैन जस्ट डू योर बेस्ट। तो आपने जैसे मुझे बताया कि यू आर मैनेजिंग इट सो वेल, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो अभी अगर मैं आज आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर विजन नाउ एज एन आईएएस ऑफिसर, या आपके आगे फर्दर क्या विजन है? आए आप खुद को कहाँ देखते हो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्या आपके विजन है? मेन बेसिकली इतना लंबा आप क्या ना 10 साल बाद 15 साल बाद इतना आप इतना प्लानिंग कर नहीं सकते। मैं तो मतलब बहुत मतलब मेरी जो विज़न तो यही है कि आप एक अच्छे आपने इतनी मेहनत करी, आप इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, आपको मौका मिला, भगवान ने मौका दिया कि आप एक ऑफिसर बने हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अथॉरिटी, उस पावर को आप सही इस्तेमाल करो लोगों के लिए। मेरे मदर एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सिखाई है जो मैं फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप दिन में एटलीस्ट मेक एन एफर्ट कि किसी एक मतलब कह लो ज़रूरतमंद या बेसहारा लोग की मदद करो, और रात को मुझे बताओ। व्हेन भी मतलब मैं अपनी मदर से रात को बात करता हूँ तो आई हैव टू टेल हर इंसिडेंट कि आज आपने किसकी हेल्प करी, या कोई एक अच्छी बात बताओ। तो मेरा तो ना सारे दिन में कई बार यही मोटिव रहता है कि मेरे को रात को अपनी मदर से बात करनी है तो उनको क्या बताना है, तो आई लुक फॉरवर्ड कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। तो ये तो मेरा डेली गोल है कि डू गुड वर्क। एंड मतलब आप इस तरह की एक अपनी इमेज बनाओ कि कोई भी आपके कलीग्स हैं या लोग हैं जहाँ आपने काम किया, आज मैं जलंधर में हूँ या किसी और ज़िले में मैंने काम किया, तो लोग ऐसे याद रखें कि अच्छा ऑफिसर था, ये उसने अच्छा काम किया, लोगों के लिए काम करता था। तो इस तरह से आप अपनी एक मेमोरीज बिल्ड करो अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है या अदरवाइज़ है उसमें आपका अच्छा हो कि भाई एक अच्छा ऑफिसर था। एंड आप लोगों के लिए काम करो किसी भी पोस्ट में हो। मैं तो कोई पोस्ट को ऊपर नीचे कुछ मानता ही नहीं हूँ, या कोई भी पोस्टिंग है आपको लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है हर पोस्टिंग में, तो उसमें आप जो मैक्सिमम आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो उसी विजन के साथ आगे बढ़ोगे। आई गेस जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने एक सोचा था वो आप अचीव कर लोगे। तो मैं अगर मैं कहूँ 15 साल बाद मैं क्या होऊंगा, तो आई वुड बी कि भाई मैं एक अच्छा इंसान, अच्छा ऑफिसर बन के जीऊँ, दैट वुड बी माई विजन, माई गोल। हम लोग ना बिजनेस स्टडीज जब पढ़ाते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में एक थियरी होती है मैस्लोज मोटिवेशन की हायरार्की थियरी। तो उसमें एक आ जाता है कि इंसान मोटिवेट होता है अपनी नीड्स से। तो नीड्स की एक हायरार्की दी है मैस्लो ने। तो उसमें एक सबसे अपर लेवल जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Self actualization is achieving the goal of your life. So do you think you are at your self actualization needs कि आपकी हो गई है, कि आपको लगता है कि this was my goal, या अभी और भी आपके कुछ गोल्स हैं जो आपको लगता है मुझे अचीव करने हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मैंने जैसे बचपन में बोल दिया था कि डीसी बनना है, हाँ ठीक है वो आगे आप एज डीसी बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गोल या कोई भी ड्रीम कह लो, उसका कोई ना देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ नो फाइनल डेस्टिनेशन टू इट। ये तो एवर इवॉल्विंग है। आज मतलब हम किसी पोस्ट पे हैं तो आपको लगेगा कि यार आज मैं इस पोस्ट पे इतने लोगों को बेनिफिट कर पा रहा हूँ विद माय पोजीशन, तो मैं
कल को और किसी सीनियर रैंक पे जाता हूँ या कोई और मैं पोस्टिंग मेरे को मिलती है तो मैं और ज़्यादा लोगों को उसको बेनिफिट कर सकूँ। मैं कैसे बेनिफिट करूँ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट का एक मुलाजिम हूँ, गवर्नमेंट की एक, मैं लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक मीडियम हूँ। तो गवर्नमेंट जो भी लोगों के लिए कुछ कर रही है, कुछ भी उनकी स्कीम्स हैं, कुछ भी बेनिफिट्स हैं, आप सबसे, आपने ना पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मैंने वो देखे हुए हैं उस एरिया में जाके, तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि यार इनको तो जो बेनिफिट जो सरकार करना चाहती है एक्चुअली इन लोगों के लिए करना चाहती है, तो उन तक सरकार की बेस्ट स्कीम्स कैसे पहुंचानी है, लोगों को पता नहीं है रजत कि हम किस चीज़ के लिए बेनिफिशियरी हैं। उनको यही नहीं पता अभी कि मेरे को ये बेनिफिट सरकार दे रही है तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ या कैसे ले सकता हूँ। तो वो पहुँचाना, ना सिर्फ मेरा, जितने भी हम गवर्नमेंट सेटअप में है, जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, उनका पर्पस ये होना चाहिए कि जिन लोगों के लिए वो चीज़ें बनाई गई हैं, स्कीम्स बनाई गई हैं, उन तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए। बाकी लड़ाई झगड़े, शिकायतें, कंप्लेंट वो सेपरेट है, वो चलते रहेंगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। बट एक्चुअल जो हमारा उन लोगों की सर्विस के लिए, तो ठीक है हम बन गए एक आपने सॉर्ट ऑफ कह लो कि एक स्टेशन पे आ गया, बट दैट इज़ नॉट योर फाइनल स्टेशन। वो आपने आगे बढ़ता जाना है, आपने लोगों के सपने, लोगों की विजन को ग्रो करने में कैसे हेल्प करना है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, दैट शुड बी योर एक्चुअल विजन, एक्चुअल ड्रीम। कि आपका अपना हो गया, बाकियों का क्या, बाकियों को भी आप इन्फ्लुएंस करो, उनको उनके सपने अचीव करने में आप कैसे हेल्प करो। अब आप जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली जो लोग सुन रहे हैं वो शायद इंस्पायर हो, उनके वो अपने सपने अचीव करने में उस चीज़ को करें। तो ये चीज़ें आप अपनी अच्छी चीज़ों से, आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव आप एनर्जी के साथ आप बढ़ोगे, डेफिनेटली मतलब आप कितने लोगों को इम्पैक्ट करोगे, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। मुझे लगता है वही रहना चाहिए सबका मिशन, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। दिस इज सच एन अमेजिंग थॉट प्रोसेस, और ये चीज़ मैंने कहीं से सुनी भी थी, और मैं ये बताता भी अपनी क्लासेस में भी, जब हम क्लासेस लेते हैं, कि मुझे किसी ने बताया था कि आप अपने पास कुछ भी रोकने की कोशिश करते हो ना, तो ऊपर वाला वो आपसे वापस ले लेता है। लाइक मैं पढ़ाता था इनिशियली, तो मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आप यूट्यूब पे अगर फ्री में पढ़ा दोगे सब कुछ, तो आपसे पढ़ने कौन आएगा, व्हाई वुड पीपल पे यू। आप जब सब फ्री में पढ़ा दोगे तो आपसे कौन पढ़ेगा। तो फिर मैं ये चीज़ किसी से डिस्कस करने लगा कि मुझे ऐसा कहा गया कि यार तू सब फ्री में पढ़ा देगा तो तेरे से कौन पढ़ेगा, तूने तो सब पढ़ा दिया। देन दैट पर्सन टोल्ड मी कि ऐसा नहीं है, आप बांटने वाले बनो, यू शुड ऑलवेज बी अ गिवर। आप ये मत सोचो कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं उसको अपने पास रोक लेता हूँ, आप उसको स्प्रेड करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने ये थॉट प्रोसेस रखा ना कि बिल्कुल सोचना ही नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल स्प्रेड, तब से मैनी फोल्ड्स, 2 times 5 times 10x 20x 100x तक का भी हम लोग को काम में ग्रोथ और सारी पर्सनल ग्रोथ भी मैं आपको बताऊं तो कि वही वाली बात है कि आप चैरिटीज और डोनेशंस भी, हम लोग अगर 10 रुपए भी हैं, अगर मैंने 50 पैसे भी कर दिए तो वो कब 10-100 बन जाते हैं किसी को भी नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो अपनी लाइफ में ना आप कंटेंट होना सीख जाइए। जितने भी जो भी सुन भी रहे हैं, ये आपको एक तसल्ली होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप चाहे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाओ, चाँद पे पहुँच जाओ, ठीक है, एक एस्पिरेशन होनी ज़रूरी है कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये एस्पिरेशन है, बट एक तसल्ली होनी भी ज़रूरी है। मान लो आप अपना ड्रीम नहीं अचीव कर पाते, आप कोशिश करो, पूरा एफर्ट करो, नहीं पहुँच पाते, तो ये थोड़ी है कि आप मतलब उसके लिए बिल्कुल ही मतलब इस तरह से हो जाओगे कि हाय मेरा क्यों नहीं पूरा हुआ। तो वो एक ज़िंदगी में सेटल, एक ज़िंदगी में तसल्ली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा पढ़ाई के लिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब बीइंग अ मेडिको, तो आप जब एक डॉक्टर अपनी शुरुआत करता है लाइफ की, जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ चैरिटेबल हॉस्पिटल से स्टार्ट करी है। दे आर नॉट गेटिंग मनी, दे आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, आप बिल्कुल अपनी सर्विस फ्री में दे रहे हो। बिल्ड योर रेपुटेशन, आप अपनी रेपुटेशन बनाते हैं, आप अपने एक हुनर को लोगों में पेश करते हो कि दिस इज़ माई, मतलब ये मेरी स्ट्रीम है, मैंने इसमें प्रैक्टिस करी है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। एंड जितने अच्छे लोगों ने अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो ग्राउंड से उठे हैं, उन्होंने वहाँ से बनाई है। मैं जब डॉक्टर था, कितनी बारी ऐसा हुआ कि NGOs के साथ मिलकर हमने दवाइयाँ जाके लोगों में बांट दी
कि भाई आप किसी ये बंदा दवाई नहीं खरीद सकता, लो आप मेरे से पैसे ले लो या फलानी एनजीओ से लो एंड यू गो एंड बाय मेडिसिन। आप जाके हम उनको देकर आते थे। तो वो जो आप एक दुआएं लेते हो, एक जो आपका एक होता है वर्ड ऑफ माउथ जो होता है कि यार ये इंसान अच्छा है, ये प्रोफेशनल चाहे डॉक्टर है, टीचर, ऑफिसर है, ये अच्छा है, वो आपको पैसों से, जो आप कह रहे हो ना पैसों से हम तोल रहे हैं, पैसों से बहुत ज़्यादा आपको एक रेपुटेशन और आपको नाम देता है। तो वो अगर आपने ज़िंदगी में सोच लिया ना कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। पीस, मेंटल पीस इतना ज़बरदस्त होता है। आप कोई अच्छा काम करोगे दिन में, चाहे एज अ एजुकेटर, मैं एज अ ब्यूरोक्रेट, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी रात को। अगर आप नींद अच्छी ले रहे हो ना, जितने भी 6, 7, 8 घंटे, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तसल्ली की एक जो नींद है, उसके ऊपर और कोई चीज़, कोई पैसा, कोई कुछ, कोई पावर, नथिंग। तसल्ली की नींद लेनी ज़रूरी है। वो अगर हमने सीख ली, हम थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, बट अगर वो अगर हमने सीख लिया तो दैट इज़ द की। यही है, मतलब पॉडकास्ट या हम जब भी ये टॉक शो वगैरह रखते हैं तो इसमें यही होता है कि वी आर जस्ट बीइंग रियल, जो हम सच में हैं। और ये साइड एक इंडिविजुअल की या आपकी ये साइड जनरली शायद लोगों को नहीं देखने को मिलती होगी या इतनी कॉन्वर्सेशन कभी नहीं होती होगी। तो ये पॉडकास्ट का पर्पस ही है कि लोगों तक वो चीजें भी पहुंचे जो एज अ ह्यूमन वी आर, हम बताएं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। और ये बात डेफिनेटली 100% ट्रू है कि जो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मैं अपने कमेंट्स कभी कभी पढ़ता हूँ, वीडियोस के नीचे आते हैं, तो आई गेट टू सी कमेंट्स कि सर हम एक इंडिया के पता नहीं किस कॉर्नर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे स्कूल्स में फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स नहीं है, बट आपकी वीडियो ने हेल्प कर दी और मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी उससे, बहुत सेटिस्फैक्शन, मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो मेरे लिए तो यही है वो जो कमेंट आता है कि मजा आ गया कि एक्चुअल में शायद मैं इसीलिए बना था, या दैट इज शायद माय पर्पस ऑफ लाइफ, कि भगवान ने बोला होगा कि भाई ये कर, तू पढ़ा, तू इसलिए बना है। तो वो जो नींद आती है उसका नो मैच, वो अनमैच्ड फीलिंग है, टू बी वेरी कोई किसी, आप उसको किसी चीज़ से तोल ही नहीं सकते उस चीज़ को। दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। आपकी हॉबीज क्या हैं? आई एम अ स्पोर्ट्स लवर। आई मैंने मतलब खेले तो बहुत हुए हैं। मतलब मेरी ये रहती है कि मैं नए सीखूं। अभी रिसेंटली आई हैव लर्नड, आई वाज वाचिंग लॉन टेनिस सिंस आई वाज अ किड, 9 मतलब व्हेन आई वाज 8 और 9 ईयर ओल्ड, तब से मैं देख रहा था। मैंने अभी सीखा भी आके व्हेन आई वाज 35, तो अभी मैंने सीखा है, तो आई हैव लर्नड इट, आई एम प्लेइंग इट। क्रिकेट बहुत खेला है मैंने, टेबल टेनिस बहुत खेला है, बैडमिंटन बहुत खेला है, फुटबॉल खेला हुआ है। सो डिफरेंट फेजेस ऑफ माई लाइफ आई हैव प्लेड इट। आई एम ए म्यूज़िक लवर, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक मेरे को ऐसा सुनना है, मतलब वो एज अ स्ट्रेस बस्टर। वो मूवीज़ वगैरह जब टाइम मिलता है तो आई लव वॉचिंग गुड मूवीज़। मतलब कोई वर्ड ऑफ माउथ से कोई आ गई कि भाई ये अच्छी मूवी है, तो आपने उस तरह से एनी टाइप ऑफ मूवी, लाइक जस्ट अगेन मतलब माई हॉबीज रिलेटेड विद माई, कि भाई मेरे को ये डी स्ट्रेस जो करेगी, दैट इज़ माई हॉबी। सो ऑल दीज थिंग्स लाइक आई लव डूइंग। आप बुक्स भी पढ़ते हो? बुक्स मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। नॉट इनटू दैट मच। नॉट इनटू दैट, वो आफ्टर स्टडिंग यूपीएससी बुक्स उसके बाद नहीं समहाउ, बट आई वुड लव टू। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता। सेकेंडली अभी ये भी एक चेंज आया है कि लोग बुक्स में ना जाके इस तरीके के पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं कि प्रॉबेबली, मतलब आई एम नॉट लाइक कि मैं रील्स एंड पॉडकास्ट में हूँ, बट येस, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि बुक रीडिंग इज़ अ वेरी सेक्रोसैंक्ट थिंग। अगेन कि आपको पूरा डेडिकेटेड टाइम में आप मिले, कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो रही हो, फ़ोन ना बज रहे हो, तो वो सब चीज़ रहती है। तो प्रॉबेबली मुझे लगता है कोई कुछ ऐसी अगर कोई पोस्टिंग आई कभी जहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट भी होगा, मुझे पास टाइम भी होगा, तो आई वुड लव टू। बट अभी मतलब आपने पूछना कि कौन सी पढ़े, तो आई डोंट रीड बुक्स। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे ना एक विराट कोहली की एक स्टोरी है मेरे पास, जो मैंने पढ़ी थी, पेपर में पढ़ी थी, न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। मैं तब से, नॉट बिफोर ही बिकेम अ सुपरस्टार, तब की एक स्टोरी मुझे पता, तब से मैं ना मेरे को बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ मैं उनसे। दैट वाज ही वॉज प्लेइंग अ मैच, प्रॉबेबली अ रणजी मैच, उनका जब बिफोर ही मतलब एंटर्ड द इंडियन क्रिकेट टीम। तो उनका थर्ड डे था मतलब मैच का, एंड शाम को उनकी न्यूज़ आती है उनके फादर की, ही गॉट एक्सपायर्ड।
और मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी स्टोरी में नहीं पढ़ा एक्चुअली। में जिस दिन हुआ न्यूज़पेपर में कि वो अच्छा, वो न्यूज़ जब प्रिंट जब हुई तो नेक्स्ट आपने मैंने पढ़ा उसी दिन की बात। तो नेक्स्ट डे ही हैड टू बैट और उनको मैच बचाना था अपनी टीम में, दिल्ली के लिए खेलते थे तो उनको मैच बचाना था। तो ही हैड एन ऑप्शन कि वो चले जाते वापस एंड मतलब वो पूरा राइट्स रिचुअल्स अटेंड करते। सेकंड वाज ही हैड टू प्ले फॉर हिज टीम। तो नेक्स्ट डे वो खेले और उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, मैच बचाया एंड उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो राइट्स फादर के राइट्स है विच वॉज अ बिग थिंग, उन्होंने वो जाके अटेंड किए। तो मुझे तब लगा उस टाइम पे, एंड ही वॉज नॉट अगेन लाइक आई वाज सेइंग नॉट अ सुपरस्टार, मुझे लगा यार मतलब बात तो है, मतलब यू आर सो ट्रू टू योर वर्क एंड प्रॉबेबली हिज फादर वुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ वट ही हैड डन, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा, एक साथ सपना लिया होगा कि मेरा बच्चा क्रिकेट लगे। तो वो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं अल्टीमेटली। एंड सून आफ्टर 1-2 साल में ही वॉज द लाइक बिग इंडियन स्टार। उसके बाद द सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्ट टू हिज रूटीन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, लाइक वो सब एज अ पर्सन ही कैरीज हिमसेल्फ, वो सब मतलब आई रियली लाइक हिम। तो मुझे वो एज अ पर्सन एंड ऑब्वियसली मतलब क्रिकेटर तो अच्छे हैं ही, तो मुझे अच्छे लगते। बट वो दैट वाज द इंसिडेंट जहाँ से मैंने आई स्टार्टेड मतलब फॉलोइंग हिम सॉर्ट ऑफ। आई डोंट फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया एनीथिंग, बट उनकी स्टोरीज कुछ आती हैं तो आई टेक इंटरेस्ट। आई फील द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेंटल टफनेस। युवराज सिंह ऑल्सो, मतलब कैसे वापस आए एंड द मतलब द ट्रू पंजाबी दैट ही इज, द पंजाबी स्पिरिट जो उनकी है एंड मतलब वही मतलब थोड़ा सा अपने फ्लैम्बॉयंट भी हैं, अच्छी स्किल वाइज भी, हार्ड वर्क वाइज भी, फाइटर भी हैं। तो ही इज ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड स्टोरी। तो बहुत अच्छी भी हम ये भी सीख सकते हैं कि हाउ टू मैनेज योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ इन अमेजिंग वे। या मतलब अभी डी गुकेश, हाँ डी गुकेश मतलब अमेजिंग फीट से मैं आपकी वाली स्टोरी भी रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे उन्होंने भी पहले सोचा था कि आई विल बी द वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर और मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा, जैसे आपने सोचा था कि आई विल बी अ डीसी वन डे। नहीं मेरे डोंट कंपेयर इट, बट मैं मेरे को ऐसा, मैंने ना एक्चुअली मैं वाज फॉलोइंग इट, आई डिडंट गेट टाइम टू वॉच इट बट आई वाज फॉलोइंग इट। तो जब लास्ट मैच था ना, तो जो उनके थे कॉम्पिटिटर थे लिरेन, उन्होंने कहा कि मैं तो इसको ड्रॉ करवाऊंगा, फिर मैं वो रैपिड मैच जीत जाऊंगा इनसे। तो ठीक है, ये सब चल रहा था, एवरीबडी वाज लाइक ये तो ड्रॉ होगा एंड वो जीत जाएंगे। लगे रहे जाके 56-57 जो मूव था, ही इंड्यूस्ड अ मिस्टेक, प्रेशर में टूटे नहीं, जस्ट 18 और 19 टूटे नहीं प्रेशर में, एंड देन ही वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप लाइक इट वाज। और मैंने ना कार्लसन एंड अनंत के जब 13-14 में मैचेस हुए थे, आई एम नॉट अ चेस प्लेयर और फॉलोअर बट आई वाज वेरी हार्ड वर्कन। मेरे मेंस के एग्जाम चल रहे थे 13 के, और जब वो चैम्पियनशिप चल रही थी एंड ही लॉस्ट, आई वाज लाइक यार ये व्हाट इज दिस, कि आके इंडिया में आके हरा गया। तो उतनी जितना मुझे उस वक्त थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, अभी इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब पर्सन इनर स्पोर्ट्समैन, हाँ वो रहता है कि जब भी इस तरह का होता है तो व्हेन ही वन आई वाज लाइक कि भाई इसके लिए भी पटाखे वगैरह फोड़ेगी, दिस पर्सन हैज वन फॉर इंडिया। तो वो अच्छा लगता है व्हेन समबडी, हाँ जब इस तरह से कोई अचीवमेंट आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो आपके लास्ट मैसेजेस या आपको कुछ अपना तरफ से कुछ कन्वे करना हो, आपके थॉट्स कन्वे करने हो फॉर द एस्पिरेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी बट आल्सो इन जनरल एज वेल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं वो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही हो, लोग जनरली भी देखते हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स या व्हाट इज द बेस्ट मैसेज यू वांट टू कन्वे, यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स, कि लाइफ वाइज भी या मोटिवेशन भी, अगर आप कुछ भी देना चाहो क्या कहोगे? बेसिकली ना आजकल थोड़ा सा हम इस तरह से तैयारी करते हैं, कई बार ये हमारे रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स भी हमें ये माइंडसेट देते हैं कि आप किसी चीज़ में सिलेक्ट हो जाओ, सरकारी नौकरी में कर लो कुछ भी, यूपीएससी या कुछ भी, तो लाइफ सेट है ना। ये चीज़ आती है ना कि तुम ये बन जाओ, तुम यूपीएससी कर लो, आईएएस आईपीएस बन जाओ, अफसर लग जाओ, तो आपकी लाइफ सेट है, बट उसके बाद आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी स्टार्ट है। तो मैं ये थोड़ा सा फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जांपल ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस माइंडसेट के साथ आप तैयारी कर रहे हो कि लाइफ सेट है, फिर आपको दिक्कत बहुत आएगी आने वाली, क्योंकि लाइफ सेट नहीं है, लाइफ विल गेट मोर डिफ़िकल्ट। आपकी कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड
साइड वाइज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वो लाइफ आएगी। तो आपको माइंडसेट ये रखना है कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आपको पब्लिक सर्वेंट बन के जाना है, तो आपको माइंडसेट ये है ना कि हमें पब्लिक की सेवा तो करनी ही पड़ेगी जाके। एंड पब्लिक बहुत जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होती, बहुत जल्दी से खुश नहीं होती, बहुत जल्दी से आपको अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि आप 100% सबको सबकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उतना ही आपको बैकलैश, उतना ही आपको मतलब सॉर्ट ऑफ उनका जो रिडिक्यूल है वो भी सहने का एक पेशेंस लेवल आपका वो होना चाहिए। तो वो चैलेंजेस, वो अपॉर्चुनिटी, वो डिफ़िकल्टीज़, वो पर्सनल जो आपकी इन फाइटिंग या आप चैलेंजेस कह लो, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तभी आप इस चीज़ की तैयारी में आओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें वो बंगले मिल जाएंगे, हमें सरकारी वो जो है आपस में ताम झाम वो सारा मिल जाएगा, अगर हम सिलेक्ट हो जाए, एक बार मेहनत कर ले, फिर उसके बाद बस ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक धक्का लगने वाला आने वाला है कि वो तो सब मिलेगा, पर उसके साथ में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी वो आपको साथ में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बल्कि उसको उसकी जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा उस चीज़ का। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सोच के आए कि भाई हमने एक तरह का अपने आप को सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए एक तरह से समर्पित कर दिया। एंड वट एवर विल कम उसके साथ पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड चैलेंजेस वो साथ में हम एक्सेप्ट करेंगे एंड विल मूव अलोंग फॉर द मतलब सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू सोसाइटी। फिर आपकी वो मेहनत जो है सफल है, फिर आप अच्छे से विद गुड मेंटल पीस ऑफ माइंड वो आप निकाल सकते हो, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज इट विल बी अ डिज़ास्टर। तो वो ज़रूर मैं चाहूँगा कि लोग ये सोच के थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएँ इस सर्विस में। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। There is a big difference between real life and real या life. एक्चुअली वो बाहर से लगता है कि भाई लोग जा रहे हैं, सलामी मिल रही है, इनको सल्यूट मिल रहे हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स वेरी लाइक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सीखते बहुत ज़्यादा हो। मैं कहता हूँ कि आप ऑफिसर तो के साथ साथ आप एक जो हम कहते हैं ना एक इंसान, एक आपका जो है अंदर का इंसानियत जो है वो आप उसको रियलाइज़ करते हो। ऑल द इमोशंस, वो फिल्म की तरह सारे इमोशंस हैं इसमें, मतलब हर तरह का इमोशन आप फील करते हो। एंड इट्स रियली मतलब वी आर तो लकी, आई वुड से कि हम लकी हैं कि हम हैं सर्विस में और लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बट मेहनत भी है, चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ है इसमें। So thank you so much, so very much हिमांशु भैया for your time. थैंक यू रजत। Such an absolute pleasure hearing you out और आपके एक्सपीरियंसेस से आपके थॉट प्रोसेस को जानना और काफ़ी चीज़ें, मतलब आई ट्रूली बिलीव कि वी ऑल आर लर्नर्स, कहीं ना कहीं हम हर जगह सीखने ही जाते हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग्स और इतनी सारी चीज़ें सुन के समझ के, और एक मोटिवेशन भी है कि किस तरीके से और आगे बढ़ना, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना। एंड काफ़ी सारी कंक्लूजन्स भी मुझे एज अ पर्सन जो मैं आपसे सीखा हूँ वो यही है कि आपको ग्राउंडेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स को नेगोशिएट करके किस तरीके से डील किया जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी, मतलब मेरे पास तो बहुत सारी लर्निंग्स है और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस के पास भी होगी। तो दिस इज such an amazing time having you on the show. Rajat. Thank you. And we will definitely love to hear you out once again on the part 2 soon. तो जब भी आपके पास टाइम हो आप मुझे बताना, हम फिर से एक और part 2 सेकंड एपिसोड जरूर शूट करेंगे। Thank you so much. Thank you.